पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को हिरासा किया जाए और उनको लॉ की तालीम से महरूम रखा जाए। एक पुलिस वाले ने उनको आतंकवादी कहा और उनको कहा कि तुम्हें पाकिस्तान जाकर रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि इन पर कितने केस थे और किस तरह से ये बाइज्जत बरी हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बेगुनाह कैदी सीरीज़ में आज एक बेगुनाह कैदी का ज़िक्र आपके सामने करेंगे, जिनका पूरा नाम है अज़हरुल इस्लाम मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ़ मुन्ना, जिनका ताल्लुक़ मजगाँव बम्बई से है। 45 साल उम्र है और पेशे से ड्राइवर है। आइए जानते हैं कि इन पर कितने केस थे और किस तरह से ये बाइज्जत बरी हुए। बम्बई पुलिस और ATS ने इन पर 2 केस बनाए थे और अज़हरुल इस्लाम का कहना है कि उन्होंने पुलिस वालों पर 1 केस या उनकी कंप्लेंट दर्ज की थी। अज़हरुल इस्लाम का कहना है कि 2002 में जब वो जा रहे थे तो एक पुलिस वाले ने उनको आतंकवादी कहा और उनको कहा कि तुम्हें पाकिस्तान जाकर रहना चाहिए। ये सुनने के बाद अज़हरुल इस्लाम ने बम्बई पुलिस कमिश्नर को उस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद उस पुलिस वाले ने उनको धमकियाँ दी और उनको लालच तक दिया कि वो केस वापस ले ले। बहरहाल कुछ दिनों बाद अज़हरुल इस्लाम ने वो केस वापस ले लिया। उसके बाद 2005 में जब अज़हरुल इस्लाम अपनी गाड़ी चला रहे थे तो सड़क पर 2 ड्राइवर झगड़ा कर रहे थे। ये उन लोगों को बचाने के लिए, ये झगड़े को सुलझाने के लिए जब उनके दरमियान पहुँचे तो वहाँ खूब जो है हाथापाई हुई। उसके बाद पुलिस पहुँची और पुलिस ने अज़हर पर भी केस बना दिया सेक्शन 394 IPC के तहत। यानी इन लोगों ने झगड़ा भी किया है और लूटमार भी की है। उसके बाद अज़हर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी फैमिली के साथ। 2011 में अज़हर ने बम्बई की बांद्रा रिज़वी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और LLB की डिग्री हासिल करने लगे। वो साल अव्वल के तालिब इल्म थे। उस वक्त ATS बम्बई ने उन्हें फिर से टेरर केस में गिरफ़्तार कर लिया। ATS का कहना है कि हारून नायक एक सिमी का और इंडियन मुजाहिदीन का एक रुकन है जो फेक करेंसी नोट इंडिया लाया था और वो टेरर फंडिंग के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। पुलिस के मुताबिक उसकी तफ्तीश के बाद असरार अहमद सागरी का नाम आया, जो मीरा रोड थाना से ताल्लुक़ रखते हैं। ATS ने असरार अहमद को गिरफ़्तार किया और पुलिस के मुताबिक असरार अहमद की तफ्तीश में अज़हरुल इस्लाम का नाम सामने आया। 2011 में ATS ने अज़हरुल इस्लाम को UAPA और मुख्तलिफ़ IPC के चार्जेस के तहत गिरफ़्तार कर लिया। वो अर्थर रोड जेल भेज दिए गए और मुसलसल 3 साल वो कैद-ओ-बंद की तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे। 3 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अज़हरुल इस्लाम को ज़मानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उनका केस चलता रहा और सेशन कोर्ट की वो हाज़िर लगाते रहे और कोर्ट में केस के दौरान बराबर हाज़िर होते रहे। पुलिस का कहना है कि ये तीनों यानी हारून नायक, असरार अहमद सागरी और अज़हरुल इस्लाम, ये तीनों स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के कारकुन हैं। इंडियन मुजाहिदीन से इनका ताल्लुक़ है और ये लोग 2000 से 2011 के दरमियान मुसलसल गैर कानूनी सरगर्मियाँ करते आए हैं। इन्होंने फेक करेंसी नोट लाई और ये उसको टेरर फंडिंग के लिए उसका इस्तेमाल करने जा रहे थे। पुलिस का ये भी दावा है कि असरार अहमद सागरी के लॉकर से कुछ जिहादी किताबें बरामद की गई, जो जिहादी किताबें मुस्लिम नौजवानों में तकसीम की जाने वाली थी ताकि उनके अंदर एक बदले की भावना भड़काकर उन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वर्गलाया जा सके। लेकिन ATS अदालत में कोई भी चीज़ साबित ना कर सकी। जैसे अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि तीनों सिमी या इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर हैं। अदालत में ये भी साबित नहीं हो सका कि तीनों 2000 से 2011 के दरमियान मुसलसल गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। अदालत में ये भी साबित नहीं हो सका कि जो जिहादी लिटरेचर बरामद हुआ है वो बैन था या वो सिमी या इंडियन मुजाहिदीन ने शाये किए थे या उनका गलत इस्तेमाल होने वाला था। अदालत में सिर्फ़ एक ही चीज़ साबित हुई कि हारून नायक और असरार अहमद सागरी के पास से फेक करेंसी नोट बरामद हुए हैं।
एटीएस ने अजहरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बाबू जैनुल शेख नामी एक गवाह को पेश किया जो अजहरुल इस्लाम के दोस्त है। उन्होंने गवाही देते हुए ये कहा कि अजहरुल इस्लाम 2006 से 2007 के दरमियान घर से गायब रहे और जब वो 1 साल बाद लौटे तो अजहरुल इस्लाम ने बाबू जैनुल शेख से कहा कि वो इंडिया और बम्बई के बाहर गए हुए थे ताकि जिहादी ट्रेनिंग हासिल कर सके। कोर्ट ने बाबू जैनुल शेख की गवाही को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना था कि जो कुछ अजहरुल इस्लाम ने बाबू जैनुल शेख को कहा है वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है और एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन उस वक्त तक के कबूल नहीं किया जा सकता जब तक के कॉरोबोरेटिव एविडेंस ना हो। डिफेंस लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पेश किया वर्के जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसके तहत यही बात की गई थी कि जब भी कोई गवाह एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की बात अगर करे तो उसके साथ कॉरोबोरेटिव एविडेंस होना ज़रूरी है। चूँकि अजहरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं था, इसलिए बाबू जैनुल शेख की गवाही को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हारून नायक और असरार अहमद सागरी के ख़िलाफ़ जो फेक करेंसी नोट का मामला अदालत में साबित हुआ था, उसको चलते कोर्ट ने 6 साल की सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना हारून नायक और असरार सागरी पर आयद किया। लेकिन अजहरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई मामला साबित नहीं हो सका, इसलिए कोर्ट ने 2018 में अजहरुल इस्लाम को इस केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया। इस वक्त अजहरुल इस्लाम ओला कार चला रहे हैं और एक प्राइवेट कार भी चला रहे हैं और अपनी 2 बच्चियों के साथ मझगांव में रहते हैं। सवाल ये है कि जिन एटीएस वालों ने उनको गिरफ़्तार किया उनका मकसद क्या ये तो नहीं था कि एक पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को हिरासा किया जाए और उनको लॉ की तालीम से महरूम रखा जाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मामला ऐसा है कि 2002 में मैंने एक पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट किया था कि उसने मुझे खामखा गाली गलौज किया था, आतंकवादी कहा था, दाढ़ी रखने वाले पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा कहा था। इस बिना में मैंने उस पर कंप्लेंट किया था और मुझे बहुत उस वक्त डराया धमकाया गया और लालच भी दिया गया। उसके बाद मैंने कंप्लेंट अपनी विड्रॉ कर लिया, सुलह हो गई, ऐसा मामला हो गया था। उसके बाद 2005 में एक स्ट्रीट फाइटिंग का मामला था, ड्राइवर लड़ रहे थे तो उसमें छुड़ाने गया और बीच में मेरा भी नाम आ गया कि भाई ये भी, और उसमें केस ऐसा बना कि लूट का केस बन गया 394 का कि लूटा गया इनको, जबकि ऐसा मामला नहीं था उस जगह पर। वहाँ मामला ड्राइवर को मारे जाने का मामला था, उसको छुड़ाने गया बीच बिछाव में तो मेरा भी नाम आ गया था। लेकिन कोर्ट ने उसमें मुझे भी बरी कर दिया और तमाम को बरी कर दिया जिनके ऊपर केस बने थे। उसके बाद 2011 में एटीएस ने मुझे घर से बुला के ले गए एटीएस वालों ने, और उन्होंने एक केस बना दिया फेक करेंसी का, और मैं नहीं जानता किस वजह से केस बना मुझ पर, लेकिन इसकी वजह से मुझे 3 साल कैद-ओ-बंद की सोबतें झेलनी पड़ी। उसके बाद ये तकरीबन 7-8 साल केस चला और उसमें भी अल्लाह की रहमत से मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।